अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और आलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी के सुपरसेट 08 के अभ्यास प्रश्नों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, एक एक करके इन सवालों को हल करेंगे और समझेंगे कि सही जवाब क्यों सही है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल एक मुहावरे से जुड़ा है। हाँ, मुहावरा है फूंक से पहाड़ उड़ाना। इसके 4 विकल्प हैं, पर सही अर्थ क्या होगा इसका? ये तो मतलब सुनने में ही साफ है, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। एकदम सही। विकल्प ए, पहाड़ इतना बड़ा होता है उसे कोई फूंक से तो उड़ा नहीं सकता। तो ये एक असंभव काम हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वर्तनी मतलब स्पेलिंग से जुड़ा है। जी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शब्द है विरहिणी, पर इसे सही लिखते कैसे हैं? इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। विकल्प सी विरहिणी, जिसमें ह पर छोटी की मात्रा और रौ पर बड़ी की मात्रा है, वो सही है। हाँ, विरहिणी। इसका मतलब होता है वो महिला जिसका पति परदेश में हो। अच्छा, और भी कुछ शब्द हैं जिनकी वर्तनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, जैसे क्लेश, दुर्वासा और दुर्निवार। ये शब्द भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 3 पर आते हैं। एक वाक्य है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और इसमें 8वीं शब्द को रेखांकित किया गया है। पूछा है कि ये क्या है? 8वीं एक संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। और संख्या भी तो 2 तरह की होती है, निश्चित और अनिश्चित। ये कौन सी है? ये तो निश्चित है। 8वीं मतलब 8वीं ही, 7वीं या 9वीं नहीं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पकड़ा। अगला सवाल, वाक्य है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। इसमें क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सिखाएंगी मतलब अभी सिखा नहीं रही हैं, नहीं सिखा चुकी हैं, भविष्य में सिखाएंगी। हाँ, जैसे आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, ये सब भविष्य की बात करते हैं, तो ये सामान्य भविष्यत काल हुआ। जी। अब फिर से एक वर्तनी का सवाल है, और ये बहुत ही दिलचस्प है। कौन सा? शब्द है वंदना। एक विकल्प में आधाना है और दूसरे में व के ऊपर अनुस्वार मतलब बिंदी है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। व्याकरण के हिसाब से तो दोनों ही चलन में हैं। तो फिर सही कौन सा होगा? देखिए, यहाँ हमें व्याकरण से ज्यादा आयोग यानी कमीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, और कमीशन किसे सही मानता है? कमीशन अनुस्वार वाले वंदना को ही सही मानता है, वो आधे न वाले को गलत कर देता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब नियम के साथ साथ आयोग का पैटर्न भी समझना होगा। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा पर। विकल्प हैं संतान, वीर, देश और वीरता। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इस हिसाब से वीरता को महसूस किया जाता है। एकदम सही। वीर तो विशेषण है, जैसे वीर सैनिक, और संतान और देश जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, अब एक और वाक्य है, अफसोस मैं नहीं जा सका। इसमें अफसोस शब्द क्या है? ये आश्चर्य या हर्ष तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल आसान है। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मालिक का स्त्रीलिंग मालकिन। जी, जैसे नौकर का नौकरानी, धोबी का धोबिन। और एक मुश्किल वाला पूछे, विद्वान का? विद्वान का होगा विदुषी। ये अक्सर पूछा जाता है। सही। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म मतलब जोड़ा गलत है? इसमें एक विकल्प है पत्र पर्ण। ये गलत है। क्यों? ये गलत क्यों है? क्योंकि पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम यानी संस्कृत के शब्द हैं। अच्छा, तो पत्र का तद्भव क्या होता है? पत्र का तद्भव होता है पत्ता। समझ गया। इसी बात पर एक छोटा सा क्विज हो जाए। जरूर। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा। और कबूतर का? कपोत। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल कारक पर है। वाक्य है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। यहाँ के लिए पर ध्यान देना है। जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। बिल्कुल, देने के भाव में के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक ही होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल है शब्दों की उत्पत्ति पर। लाश किस भाषा का शब्द है? ये सवाल बहुत लोग गलत करते हैं। उन्हें लगता है ये अरबी या फारसी होगा। पर यह है तुर्की भाषा का शब्द। जी, तुर्की। और ये मैंने कई बार देखा है कि लोग गूगल पर सर्च करके गलत जवाब याद कर लेते हैं। तो स्रोत क्या होना चाहिए? आयोग के पिछले साल के पेपर्स, वही सबसे भरोसेमंद हैं। ठीक है, तुर्की के कुछ और शब्द बता सकती हैं? हाँ, जैसे बेगम, कैंची, चेचक, बहादुर, ये सब तुर्की से आए हैं। और अरबी के? अरबी के तो बहुत आम हैं, किताब, अखबार। बहुत खूब। अब आते हैं विलोम शब्दों के मिलान पर। जी। पहला है
गणतंत्र, इसका विलोम होगा राजतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, वैतनिक, अवैतनिक। और आखिरी दहन। दहन का मतलब होता है जलना, तो इसका विलोम होगा शमन, यानी शांत होना या बुझना। बहुत अच्छे। अगला सवाल है पर्यायवाची शब्द का। जीभ का पर्यायवाची क्या है? जीभ का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यायवाची है रसना। रसना। और कोई? हाँ, रसज्ञा, जिह्वा और जुबान भी कहते हैं। विकल्पों में ध्वनि और जीव भी थे, उनका क्या मतलब है? ध्वनि का मतलब आवाज या नाद, और जीव का मतलब प्राणी। बिल्कुल। अब एक और पर्यायवाची, पंख, किसका पर्यायवाची है? पंख, पंकज शब्द इसी से बना है, पंख में जन्मा। पंख में तो कमल जन्मता है, तो क्या पंख का मतलब कमल है? नहीं, यही तो गलती होती है। पंख का अर्थ है कीचड़। ओ अच्छा, तो पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा, यानी कमल। जी, पंख का मतलब है कीचड़, गारा, करदम। ये बहुत अच्छा था। अगला सवाल है, एक पंक्ति दी है, फैला अपने रवि कर जाला। यहाँ कर का क्या अर्थ है? देखिए, कर के कई मतलब होते हैं। हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। पर यहाँ तो रवि यानी सूर्य की बात हो रही है। बिल्कुल। तो सूर्य के संदर्भ में कर का अर्थ हाथ या टैक्स तो नहीं हो सकता। यहाँ इसका अर्थ है किरण। सूर्य की किरणें, समझ गया। संदर्भ सबसे जरूरी है। जी। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो क्षीण ना हो सके या जिसे मिटाया ना जा सके। उसे कहते हैं अमिट, जैसे अमिट छाप। और जिसका पार ना हो? अपार। और जिसका क्षय ना हो? अक्षय, जैसे अक्षय पात्र। बहुत अच्छे। अब एक और मुश्किल सवाल, समास पर। पंजाब शब्द में कौन सा समास है? पंजाब का मतलब है 5 नदियों का क्षेत्र, तो 5 संख्या देखकर बहुत लोग इसे द्विगु समास समझ लेते हैं। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पर यह द्विगु नहीं है। नहीं, क्योंकि पंजाब कोई भी 5 नदियों का समूह नहीं है। यह दुनिया में एक विशेष राज्य का नाम है। अच्छा, तो जब कोई शब्द किसी विशेष चीज के लिए इस्तेमाल हो जो दुनिया में एक ही हो, तब वो बहुव्रीहि समास कहलाता है, क्योंकि वो किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जी। चलिए, अब सही वाक्य का चयन करना है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है या बगीचे की सुंदरता अनूठा है? यहाँ हमें सुंदरता शब्द का लिंग देखना होगा। सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसके साथ अनूठी आएगा, अनूठा नहीं। बिल्कुल, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये सही वाक्य है। ठीक है। अब एक रिक्त स्थान भरना है। अनुशासन सफलता की है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। कुंजी मतलब की। हाँ, जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वो धीरे धीरे अपनी मंजिल पा ही लेता है। सही कहा। अब एक वाक्य सुधार का प्रश्न है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। इसमें निकट शब्द गलत तो नहीं है, पर उतना प्रभावशाली नहीं है। तो इससे बेहतर शब्द क्या होगा? घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये ज्यादा सटीक और मजबूत लगता है। घनिष्ठ, ठीक है। एक और मुहावरा, मुंह की खाना, इसका क्या अर्थ है? मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। इसका कोई उदाहरण वाक्यों में? हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब हम सेट के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, गद्यांश। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन। ये ईर्ष्या के बारे में है। जी, इसकी पहली लाइन बहुत अच्छी है। ईर्ष्या का काम जलाना है और यह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। बहुत गहरी बात है। तो पहला सवाल यही है, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बिल्कुल। अगला रिक्त स्थान है, ईर्ष्या और की साकार मूर्ति है। गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। द्वेष मतलब मैलिस। और आखिरी सवाल, ईर्ष्यालु लोग किसकी तलाश में रहते हैं? वो ऐसे किसी श्रोता की तलाश में रहते हैं जिसके सामने वो अपने दिल का गुबार निकाल सकें, किसी की निंदा कर सकें। तो ये थे हमारे आज के सवाल। मुझे लगता है सुनने वालों को काफी मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। वैसे एक बात बताइए, अगर किसी का स्कोर इन 25-26 सवालों में से मान लीजिए 18 या 19 आता है, तो क्या ये चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 18-19 अंक कम नहीं होते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास करते रहने से ये और बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर तसल्ली हुई। एक छोटी सी सूचना है कि रीजनिंग की क्लास आज नहीं होगी। ठीक है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई होमवर्क? हाँ, क्यों नहीं। एक आसान सा सवाल, उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
उत्तम का विलोम। ठीक है, तो इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी अपना ख्याल रखें और सबसे जरूरी, पढ़ते रहें। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।